चैप्टर का नाम क्या है? बैंकिंग एवं कराधान। ठीक है, जिसमें से देखा जाए तो बैंकिंग के बारे में हम लोग देख रहे हैं। बैंकिंग के बारे में आप क्या जानते हैं बताओ? बैंकिंग है ना, बैंकिंग के बारे में आप क्या जानते हैं बताओ पहले। बैंकिंग में यदि देखा जाए तो खातों की क्या है, खातों के क्या है, खातों के प्रकार है। अब खातों के कौन कौन से प्रकार हैं? यदि हमने देखे थे कि बैंक में क्या होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के क्या होते हैं, खाते होते हैं। पहला यदि देखा जाए तो क्या है, पहला बताइए क्या है? बचत खाता, बचत खाता। ठीक है, बचत खाता है, जिसे क्या बोला जाता है? सेविंग अकाउंट, सेविंग सेविंग अकाउंट। अकाउंट को इस तरीके से भी दिखाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अकाउंट है। तो क्या हो गया? पहला सेविंग अकाउंट है। दूसरा क्या है? चालू खाता, चालू खाता, चालू खाता। चालू खाता को क्या क्या कहते हैं? करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा क्या है बोलो? सावधि जमा खाता, सावधि सावधि जमा खाता, खाता, जिसे क्या कहा जाता है? फिक्स्ड डिपॉजिट, है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट, डिपॉजिट, डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, फिर क्या है? चौथा, ठीक है, फिर क्या है? आवर्ती, आवर्ती, आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता को क्या कहते हैं? रिकरिंग, 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 रिकरिंग क्या कहेंगे? डिपॉजिट, है ना, डिपॉजिट, डिपॉजिट अकाउंट कहेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। पहली बात तो कि बैंकिंग के अंतर्गत देखा जाए तो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें खातों के प्रकार की बात करें, या बैंक में मुख्यतः 4 प्रकार के क्या होते हैं? खाते होते हैं, जिसमें बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता। बचत खाता का उपयोग जो है में इसकी खासियत, पहले पहले तो ये बचत खाता लगभग लगभग सभी लोगों के पास रहता है। और ये बचत खाता में क्या होता है? कुछ पैसा आप क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं। तो बचत खाता क्या क्या सुविधा देता है? इसमें यदि देखा जाए तो ब्याज देता है, लेकिन ब्याज दरें क्या होती है? कम होती है। ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट है, बोल सकते हैं। लेकिन बचत खाता में ये फायदा रहता है कि आप कभी भी क्या कर सकते हैं? पैसे को जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। और ये भी बात है कि बैंक वाले क्या करता है? इसमें कम ब्याज देता है। तो कम ब्याज देने का कारण ये है कि बैंक वाले आपके पैसे का उपयोग दूसरे चीजों के लिए नहीं करता है, इसलिए आपको आपको क्या देता है? मतलब वही है, ब्याज जो है, ब्याज दरें जो है कम होती है इसमें बचत खाते में। और इसमें ये सुविधा है कि आप कभी भी क्या कर सकते हैं? बचत खाते से पैसा निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखे थे चालू खाता। चालू खाता क्या है? ये अनियमित लेन देन के लिए होता है। अनियमित लेन देन का मतलब ये है कि यहाँ आप लाखों का, करोड़ों का आप क्या कर सकते हैं? लेन देन किया जा सकता है चालू खाता में। चालू खाता का उपयोग जो है व्यापारी लोग करते हैं, है ना। ये आपके टॉपिक, आपकी बुक में नहीं है चालू खाता के बारे में, लेकिन फिर भी देखा जा सकता है, क्योंकि बैंकों में क्या है? मुख्यतः 4 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। तो चालू खाता क्या है? व्यापारियों के द्वारा, है ना, या व्यवसाय में इसका उपयोग किया जाता है चालू खाता का, जिसे क्या कहा जाता है? करेंट अकाउंट कहा जाता है। उसके बाद क्या है? सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता। सावधि जमा खाता में क्या होता है? एक निश्चित अवधि के लिए आप एक मुश्त राशि क्या करते हैं? बैंक में जमा करते हैं, तो वो क्या होगा? सावधि जमा खाता होता है। ठीक है, एक मुश्त कल हमने देखे थे कि 3 लाख रुपए क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। तो इसमें बैंक वाले मान लो 8% या 10% आपको क्या कर रहा है? ब्याज, ब्याज की जो दर है वो कितना है? 10% है ना। तो वही है, 3 लाख रुपए जो है एक मुश्त हमने जमा कर दिए, है ना। एक मुश्त क्या किया? सावधि जमा खाते में क्या होता है? एक मुश्त एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित अवधि मान लेते हैं 5 साल या 5 ईयर यहाँ है, तो 5 साल के लिए क्या कर दिए? एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित राशि जो है
बैंक में जमा करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सावधि जमा खाता कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये मान लेते हैं ये मोहन है। मोहन क्या किया, बैंक में 3 लाख रुपए जो है जमा किया। मोहन ने क्या किया, 3 लाख रुपए जो है, और बैंक जो है बैंक जो रेट दे रहा है 10% दे रहा है 5 साल के लिए, यहाँ किसने जमा किया, मोहन ने। अब यहाँ देखा जाए तो सोहन मान लेते हैं। सोहन कोई आदमी है जो ये भी क्या कर रहा है, 5 साल में क्या करेगा, ये 3 लाख रुपए 5 साल में 3 लाख रुपए जमा करेगा। अब यहाँ कुछ परसेंट कम हो सकता है तो इसको मैं 8% रख लेता हूँ। आवर्ती जमा खाते में आपको कम परसेंट दे, ये भी हो सकता है। तो यहाँ सोहन क्या करेगा, प्रति माह बचत करेगा। प्रति माह बचत मान लो 5,000 रुपए क्या कर रहे हैं, प्रति माह बचत कर रहा है। तो प्रति माह कितना रुपए बचत कर रहा है, 5,000। तो ये बताओ एक साल में कितना बचत कर लिया। मतलब ये है कि ये जो है सोहन जो है आवर्ती जमा खाते का उपयोग कर रहा है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का यूज कर रहा है। ये क्या करेगा, प्रति माह 5,000 रुपए की बचत करके हर महीने क्या करेगा, वो पैसा जमा करेगा। और ये भी सोहन का भी टारगेट ये है कि 3 लाख रुपए मुझे जमा करना है। अब मोहन के पास था पैसा तो उन्होंने जाके सीधा बैंक में 3 लाख रुपए जमा कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, सावधि जमा खाता में वो सावधि जमा खाते का उपयोग किया, है ना। और सोहन क्या कर रहा है, आवर्ती जमा खाते का उपयोग कर रहा है, जिसमें वो क्या करेगा, प्रति माह 5,000 रुपए क्या करेगा, वो जमा करेगा। तो ये बताओ धनराज कितना हजार हुआ जी, 5,000 में कितना हुआ, 12 पंचे 60,000। तो एक साल में कितना दे रहे हो, 60,000 रुपए। एक साल में 60,000 और 5 साल में, है ना, 5 साल में कितना जमा किया। यहाँ 60,000 को देखा जाए तो गुना क्या कर देंगे, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए जो है वो क्या करेगा, 5 साल में जमा कर देगा। तो ये बातें हमने देखे थे कि बैंकों में यदि देखा है तो मुख्यतः 4 प्रकार के क्या होते हैं, खाते होते हैं। बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता। और एक बात भी थोड़ा सा याद रखिएगा, बचत खाते में खासियत क्या है, इसमें आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है। बैंक वाले आपके पैसे का उपयोग नहीं करते हैं दूसरी जगहों में। लेकिन सावधि जमा खाता है और आवर्ती जमा खाता है, इसमें बैंक वाले आपके पैसे का उपयोग करते हैं। और कल देखे भी थे कि किस प्रकार से उपयोग किया जाता है ना। किसी को ज्यादा परसेंट में दे देता है, मान लो यहाँ मोहन जो है, मोहन को बैंक वाले 10% दे रहा है, तो किसी जगह इन्वेस्ट कर दिया, सामने वाले को 15% में ब्याज दे रहा है, 14% में ब्याज दे रहा है ना। तो जो एक्स्ट्रा जो परसेंट है उसको बैंक वाला रख लेते हैं। इसी तरीके से बैंक वाले कमाते हैं भाई, पैसा कमाते हैं इसी तरीके से। तो ये बात समझ आया होगा, है ना। तो आगे देखिएगा, यहाँ अब देख रहे हैं हम लोग कि किस प्रकार से जो है, वैसे तो बचत खाता और चालू खाता का हम नहीं देखेंगे, लेकिन कल हमने देखे थे कि जो बचत खाता है ना, उसकी गणना क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से साधारण ब्याज के फॉर्मूले से गणना किया जा सकता है। यहाँ हमारा मेन उद्देश्य है आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता की गणना किस प्रकार से होती है, इसको हम लोग यहाँ देखेंगे। लेकिन आपने सावधि जमा खाते का जो गणना करते हैं उसको देख लिए। चक्रवृद्धि ब्याज के जरिए से क्या किया जा सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले के जरिए से क्या किया जा सकता है, सावधि जमा खाते की गणना की जा सकती है, उसका कैलकुलेशन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ आवर्ती जमा खाते के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि आवर्ती जमा खाते की गणना किस प्रकार करते हैं, है ना। आवर्ती जमा खाता के बारे में देख रहे हैं, आवर्ती जमा खाता के बारे में देख रहे हैं कि गणना, चलो लिख लेते हैं कि गणना किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। अब किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण को पढ़िए क्या लिखा है। संतोष कुमार ने छत्तीसगढ़ विकास बैंक में, है ना, क्या लिखा है कि उदाहरण के लिए दिया है। देखो पेज नंबर आपके 191 में है, जिसमें एग्जाम्पल पहला देख रहे हैं। इसमें क्या लिखा है देखिए, इस एग्जाम्पल को आप समझोगे तब आप फार्मूले तक जाओगे।
किस प्रकार से गणना किया जा रहा है। तो यहाँ भी देखा जाए तो साधारण ब्याज का उपयोग किया जा रहा है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है। संतोष कुमार ने छत्तीसगढ़ विकास बैंक में 100 रुपए का मासिक आवर्ती जमा खाता 6 माह के लिए खोला। ठीक है, मतलब वो आवर्ती जमा खाता यहाँ किया जा रहा है जिसमें 6 माह के लिए वो क्या कर रहा है, कितने समय के लिए, समय यदि दिया जाए तो समय क्या है, समय क्या है, 6 माह है। 6 माह के लिए क्या कर रहा है शुभम बोलो, 6 माह के लिए क्या कर रहा है जी, 100 रुपए, 100 रुपए क्या कर रहा है, 100 रुपए प्रति माह जमा कर रहा है। ठीक है, बैंक वाले क्या देते हैं उसको, बैंक वाले क्या देते हैं, जो ब्याज दर है, बैंक वाले जो दे रहा है ना ब्याज दर कितना है बोलो, 6%। ब्याज दर कितना है, 6%। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि 6 माह पश्चात उसे कितनी परिपक्वता राशि प्राप्त होगी, मतलब उसका पैसा कितना हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले क्या किया गया है, प्रथम किस्त का ब्याज निकाला गया है। यहाँ देखिए प्रथम किस्त लिखा है ना, किस्त का ब्याज, प्रथम किस्त का ब्याज की गणना यहाँ किया गया है। तो यहाँ आप फॉर्मूला तो जानते हैं, क्या जानते हैं, साधारण ब्याज का उपयोग यहाँ किया गया है जिसमें क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा क्या है यहाँ 100 है। अब यहाँ देखिएगा एक वर्ष में कितने माह होते हैं, एक वर्ष में कितने होते हैं, 12 माह होते हैं। तो देखिए समय को हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 6 माह के लिए हो रहा है तो 6 माह से स्टार्टिंग से शुरू करेंगे यहाँ। तो यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, ये बताओ मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 100 है, गुना दर कितना है 6 है, और समय को हम किस प्रकार से लिखेंगे, 12 महीने में, टोटल 12 महीना है ना यहाँ, जिसमें से 6 माह के लिए जमा कर रहे हैं, 6 माह के लिए जमा कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे हम 6/12 यहाँ लिख देंगे। और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ, अब ये फॉर्मूला आप जानते हैं भाई, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 होता है। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, प्रथम किस्त का ब्याज हम लोग गणना कर रहे हैं। तो चलो बताओ, यहाँ ये 100 कट के जाएगा, कट जाएगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ कितना हुआ 6 कम, और यहाँ 6 दूनी 12, फिर कितना आ जाएगा देखो 2 एकम और 2 तिया 6, मतलब 3 यहाँ आ गया। मतलब ये है कि आपके प्रथम किस्त का ब्याज यदि देखा जाए तो इसमें आपको मिलने वाला कितना रुपए मिल रहा है, यहाँ 3 रुपए मिल रहा है। ठीक है, अभी इसको नहीं लिख रहे हैं, चलो लिख लेते, रहने देते। 6 रुपए आएगा, 3 रुपए आया कि नहीं आया, 3 रुपए आया ना, 3 रुपए आया। फिर क्या करेंगे अब द्वितीय किस्त का ब्याज, अब यहाँ क्या होगा दूसरा द्वितीय, इसको हल नहीं करना था वैसे तो हमें, चलो रहने देते, इसको हल नहीं करना था, सिंपल लिख देते बस, अभी कुछ किया नहीं है तो हम लोग भी नहीं करते हैं। यहाँ क्या है 100 है, गुना क्या है 6 हो गया, और 6 बटे कितना हो गया 12/100 यहाँ हो गया, कुछ नहीं करे। चलो यहाँ क्या होगा, द्वितीय किस्त का ब्याज, द्वितीय किस्त का ब्याज कितना हो जाएगा बोलो, द्वितीय किस्त का ब्याज कितना होगा, क्या हो जाएगा बोलो, 100 गुना कितना हो जाएगा 6 गुना। अब यहाँ देखो ना, एक ये पहले मतलब 6 महीना लिए पहले, अब इसको क्या करेंगे, कम करेंगे, 6 का क्या हो जाएगा अब 5 हो जाएगा, क्योंकि एक एक महीने घटा रहे हैं, तो 5 महीना हो गया, 5 बटे कितना हो जाएगा 12 बटे क्या हो जाएगा 100। अब इसी प्रकार से तीसरे के लिए तृतीय किस्त की राशि की तृतीय किस्त का ब्याज यदि देखा जाए, ये हल करोगे ब्याज निकलते जाएगा, कितना ब्याज हो रहा है वो निकलते जाएगा। तो यहाँ ब्याज की बात करें तो कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ 100 गुना कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो ना, 6 गुना 4 बटे कितना हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। अब यहाँ चौथा के लिए लिख रहा है, देखो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ इसको, किस का ब्याज, तो इसको लिख लेते हैं, प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, और क्या है ये चतुर्थ किस्त का ब्याज। ठीक है, चतुर्थ किस्त का ब्याज कितना हो जाएगा 100 गुणित, यहाँ कम कर रहे हैं ना, देखो 6 के बाद 5 किए, 5 के बाद 4, और 4 के बाद कितना हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा 12 बटे क्या हो जाएगा 100।
फिर क्या है 5, पांचवा के लिए पांचवा लिख लेते हैं, पांचवा पांचवा किस्त का, या पांचवी किस्त का ब्याज। चलो ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 गुना कितना हो जाएगा 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 बटे कितना होगा 12 बटे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, छठवा देखिए, तो छठवा का क्या होगा, क्या लिखा है, छठवीं या अंतिम किस्त है ना, छठवीं, छठवीं बोला है, या छठवीं या अंतिम, या अंतिम किस्त का ब्याज, छठवीं या अंतिम किस्त का ब्याज। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ 100 गुना 6 गुना 1 बटे 12 बटे कितना हो गया 100। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या किया गया है ना, हमें ध्यान से ये देखना है कि प्रथम किस्त का ब्याज निकाल लिए, द्वितीय किस्त का ब्याज निकाल लिए, तृतीय किस्त का ब्याज हो गया, चतुर्थ, पांचवी, छठवीं किस्त का ब्याज। अब सभी को हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ रहे हैं, कैसे जोड़ेंगे देखिए, पहले तो आप समझ जाओ कि यहाँ क्या बोला गया है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये 100 कॉमन है सभी में, ये भी 100 कॉमन है, 6 कॉमन, देखो देखो ना यहाँ दिखे 100 ये सब सभी सेम है, यहाँ भी सभी सेम है। देखो इसको मिटाएंगे, देखो ध्यान से पहले है ना, बुक से देख लेना, तो ये सभी सेम है, मतलब ये है कि मैं यहाँ कॉमन निकालूं तो क्या कॉमन निकलेगा, देखो ये 100 भी सभी में है ना, 100 यहाँ भी है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, नीचे वाला भी 100, यहाँ देखे जाए तो नीचे में भी देख लो यहाँ 100 है, और यहाँ 6 भी क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, 6 कॉमन हो रहा है, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 कॉमन हो रहा है, 100 कॉमन हो रहा है, 100 6 और 100 यहाँ कॉमन हो रहा है। साथ साथ देखो 12 को देखो, 12 भी कॉमन हो रहा है ना, 12 भी क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख ले रहा हूं पहले मैं, यहाँ क्या करेंगे देखो 100 लिखेंगे, 100 गुना क्या है यहाँ, मतलब सभी को हमें क्या करना है, जोड़ना है। प्रथम किस्त का ब्याज, द्वितीय किस्त का ब्याज, तृतीय किस्त का ब्याज, मतलब सभी ब्याज को क्या करना है, हमें जोड़ना है। सभी जो ब्याज किस्त है उसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने पे क्या होगा वो देख रहे हैं, देखो यहाँ 100 कॉमन निकल जाएगा सभी में, फिर क्या होगा 6 भी कॉमन निकल जाएगा, फिर यहाँ 100 भी कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ 1/12 भी क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा, मतलब यदि देखा जाए तो यहाँ क्या बचेगा, 6 5 4 3 2 1 यहाँ बचेगा। तो यहाँ क्या करेंगे 6 अभी लिखेंगे इसको, 6 प्लस क्या होगा 5 प्लस डेढ़ क्या करेंगे, यहाँ 1 तक जाएंगे। ठीक है, तो उसी के आधार पर लिखेंगे। तो ये समझ आया होगा कि प्रथम किस्त का ब्याज किस प्रकार से निकाले। यहाँ देखा है तो शुरू से चल रहा है ना, यहाँ 6वें महीने से अब इसकी गणना किया जाता है, इसमें डिटेल में अब देख लीजिए जैसा भी है। तो 6वां महीने का मान लो 8 महीने का रहता तो यहाँ 8 लिखते, 8 के बाद क्या आता 7, फिर 6, फिर 5, इस तरीके से आता। तो महीने के हिसाब से यहाँ कर रहे हैं। तो ये प्रथम किस्त का ब्याज हमने निकाल लिया। अब इन सभी को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है वो देख लिए हैं, तो देखिए ध्यान से क्या क्या कॉमन निकला है उसको कॉमन निकालो, फिर उसको जोड़ लेते हैं, जिससे आपका आवर्ती जमा खाता का जो मान है ना, पैसा है, वो आपको समझ आ जाएगा कितना पैसा आपका बढ़ेगा। ठीक है, आवर्ती जमा खाते में 6% की दर से कितना पैसा आपका होगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, सभी को जोड़ रहे हैं, प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय, चतुर्थ, ये सभी को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 गुना कितना हो जाएगा 6 बटे में क्या है 100, फिर क्या है यहाँ क्या किए देखो 1/12 यहाँ था, गुना में 1/12 है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/12 यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, 6 से जोड़ेंगे, 6 धन क्या होगा 5 धन 4 धन 3 धन 2 धन 1 होगा। ये 6वां महीना है, 5 4 3 2 1 यहाँ। चले यहाँ हल करें, पहले इसको जोड़ लेते हैं, उसके बाद ये कटाना है वो कटा लेंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं 100 गुना 6 बटे कितना हो जाएगा 100 गुणित यहाँ कर लिए 1/12 गुना
देखो 6 5 4 3 2 1 कितना हो जाएगा? 6 और 5 11 और 11 4 15 और 15 3 18 18 2 20 और एक कितना हो गया? 21। ठीक है, 21 हो गया। अब यहाँ देखें कट रहा है कि नहीं कट रहा है? देखो 100 तो 100 कट गया। ये कितना हो गया? 2 एक कम, और सॉरी 6 एक कम और 6 दूनी 12। अब 2 21 बटे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 21 को 2 से भाग दे दो, कितना आएगा? 2 एक कम है ना, या 2 दहेम 20 हो जाएगा सीधा। दशमलव कितना आ जाएगा? 1 बचा तो 2 पंचे 10। तो कितना पैसा हो रहा है यहाँ? मतलब ये आवर्ती जमा खाते में यदि देखा जाए तो आपका इंक्रीमेंट या आपका पैसा बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है यहाँ? 10.5 रुपए। कितने रुपए में? तो यहाँ आपकी कुल राशि कितना हुआ? देखिए कुल राशि कितना हुआ? 6 माह बाद प्राप्त कुल राशि क्या लिखेंगे यहाँ? 6 माह बाद। ठीक है, 6 माह बाद प्राप्त कुल राशि कितना होगा? यहाँ राशि 100 रुपए जमा कर रहे थे, कितने महीने के लिए जमा किए? 6 माह के लिए। तो 6 माह के लिए जमा किए 100 रुपए, तो कितना हो गया? 600 हो गया। और 600 हो गया ना यहाँ। अब ये बताओ कितना रुपए मिल रहा है आपको आवर्ती जमा खाते में? जो ब्याज का किस्त आपको मिल रहा है, कितना मिल रहा है? मतलब ब्याज जो मिल रहा है आपको कितना मिल रहा है? 10.5 है। तो 10.5 है, तो यहाँ कितना हो गया? 600 को जोड़ देंगे। 600 को किससे जोड़ देंगे? 10 मतलब आपको ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 10.5 रुपए आपको मिल रहा है। इसको जोड़ेंगे, टोटल करेंगे तो क्या होगा? 610 रुपए 5 पैसे आपका पैसा हो जाएगा। मतलब यदि आप क्या करते हैं, 6 महीने के लिए 100 रुपए प्रति माह आप जमा करते हैं, तो 6% दर के साथ आवर्ती जमा खाते में आपका पैसा जो है कितना हो जाएगा? 610 रुपए 50 पैसे आपका पैसा हो जाएगा। अब इसमें आप बढ़ाते जाओ, कितना बढ़ाओगे? 1000 करो, 5000 जमा करो, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ क्या करो, 6 माह के लिए करो, आप 8 माह के लिए, 12 माह के लिए, जैसा भी कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ गणना किया जा सकता है। यहाँ फिर देखिएगा एग्जाम्पल दूसरा को देखिए। एग्जाम्पल दूसरा है, इसमें क्या लिखा है? ये समझ आया कि नहीं आया? देखो पहले देख लो, आ गए ना? सभी को जोड़ा है, सभी का एक एक निकाला गया है, 1 से 6 तक निकाला गया है। फिर क्या किया गया है? सभी को जोड़ा गया है। जोड़ने के बाद जो है इस प्रकार से यहाँ आया है। तो चलिए एग्जाम्पल दूसरे को देख रहे हैं। एग्जाम्पल दूसरे में क्या लिखा है देखिए। यहाँ भी वही करना है जो यहाँ किए हमने, सभी का निकाले, उसी प्रकार से यहाँ भी हमें वही काम करना है। तो देखिए क्या होगा। चलिए अब सीधा हम लोग क्या कर रहे हैं, फार्मूला जो है वो क्रिएट कर रहे हैं या फार्मूला बना रहे हैं। तो किस प्रकार से फार्मूला बनेगा उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी फार्मूले से आपको सारे क्वेश्चन आपको हल करने तो किस प्रकार से फार्मूला बना है उसको यहाँ देखेंगे। चलो यहाँ बताओ, रुपए कितना दिया है? रुपए कितना दिया है? हाँ निधि, यहाँ बोला है ना, प्रश्नों को पढ़ो ना पहले। यदि पी रुपए है ना, 100 की जगह क्या है? पी रुपए है। तो पी रुपए मासिक आवर्ती जमा खाते में 8% वार्षिक ब्याज की दर से n माह तक जमा किया जाता है। तो n माह पश्चात आवर्ती जमा खाते में प्राप्त ब्याज की गणना कीजिए। यहाँ बताओ, यहाँ क्या है? राशि कितनी है? राशि कितना जमा कर रहे हैं? राशि कितना है? पी रुपए है, और पी रुपए है, इसको क्या कर रहे हो आप? प्रति माह कितना जमा कर रहे हो? बोलो ना। प्रति माह आप क्या कर रहे हो? पी रुपए बैंक में जमा करो, जिस प्रकार से आपने 100 रुपए प्रति माह जमा कर रहे थे। अब ये बताओ कितने माह के लिए? समय लिख लेते हैं। समय कितना है? बोलो। n माह है। n माह क्या है? समय है। फिर क्या है? ब्याज दर कितना है? ब्याज दर कितना है? r, स्मॉल r है कि स्मॉल r है ना?
चलो आर प्रतिशत यहाँ हो गया। ठीक है, देखा जाए तो क्या होगा, आवर्ती जमा खाता की गणना किस प्रकार से होती है ये हमने देख लिया एक एग्जांपल से, किस प्रकार से करेंगे। यहाँ क्या है, एक एग्जांपल कौन सा है, ये दूसरा एग्जांपल है ना। एग्जांपल क्या है, यहाँ दूसरा एग्जांपल है जिसमें क्या दिया है, राशि कितना दिया है, पी रुपए है ना। और ये प्रति माह क्या कर रहे हैं, पी रुपए जमा कर रहे हैं। समय कितना है, एन माह। ब्याज दर कितना है, आर प्रतिशत। तो ये बताओ, यहाँ प्रथम किस्त का ब्याज, यहाँ क्या लिखेंगे, प्रथम किस्त का ब्याज। ये क्या होगा, पहला क्या होगा, प्रथम किस्त का ब्याज कितना होगा, प्रथम किस्त का ब्याज निकाला जाए। तो यहाँ देख लीजिए, और कुछ लिखा है जिसकी यहाँ, क्योंकि यह धन एन माह तक रहता है, इसलिए यहाँ जो मंथ है उसको एन रखेंगे, और यहाँ 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो पहला काम किए थे, जिसके हमने क्या किए थे, यहाँ 100 रुपया था हमारा, है ना, उसकी जगह क्या रखेंगे, अब पी है तो पी रुपए हो गया। गुना कितना है, यहाँ दर कितना है, आर है, तो आर लिख दिए। ध्यान से समझो भाई, जहां भी दिक्कत होगा बताना। तो ये पी रुपए है, आर क्या है, दर है, और एन क्या है, माह है ना। तो एन बटे क्या कर देंगे, यहाँ 12 क्यों कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं, बटे क्या किए 100। तो मतलब ये फॉर्मूला जो है साधारण ब्याज का ही है लगभग। ये मूलधन हो गया, गुना दर हो गया, गुना समय बटा 100 हो गया। ये क्या हो गया, प्रथम किस्त का ब्याज हुआ। देखिए बात को आप समझिएगा, जब 6 था तो इसमें आपने क्या घटाए, 1 घटाए, तो कितना आ गया, 5 आ गया। 5 में 1 घटाओगे तो 4, इस तरीके से हुआ ना। तो अब बताओ, यहां हम यहां क्या करेंगे, द्वितीय किस्त का ब्याज निकालेंगे। तो द्वितीय किस्त का ब्याज किस प्रकार से होगा बताइए, पी हो गया इंटू आर इंटू n-1। एक कम कर देंगे, यहाँ देखो रूपाली, एक कम कर देंगे ना, तो यहाँ क्या होगा, n-1 डिवाइड बाय 12 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, है ना। अब बताओ तृतीय के लिए क्या होगा, तीसरा के लिए निकाल लेते हैं। तो तृतीय किस्त का ब्याज, तृतीय किस्त का ब्याज क्या हो जाएगा, बोलो आप लोग बताओ ना, क्या होगा, पी हो जाएगा इंटू, बोलो ना तरुण, बोलना जी कैसे, पी इंटू क्या हो जाएगा, आर गुना n-2। मतलब इसमें एक का और कम करोगे, मतलब यहाँ ऐसा हो रहा है, देखो n-1 है, पहले n था, n में क्या कर दिए, एक कम कर दिए। अब n-1 में क्या करेंगे, एक कम, तो n-1 मतलब क्या होगा, माइनस और -2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, n-2। तो यहाँ आ गया n-2, ब्रैकेट में कर लेते हैं, डिवाइड बाय कितना होगा, 12, और पूरे के डिवाइड में क्या हो गया, 100। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ने पर इसी प्रकार से आगे बढ़ने पर पहले तो एक चीज बताओ मुझे, फैक्टोरियल जानते हो क्या, n फैक्टोरियल, या इसी को इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। यदि मैं बोलूं यहाँ 5 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, ये नहीं पढ़े होंगे या आगे आप पढ़ेंगे इसको, तो ध्यान दीजिए। यहाँ क्या होगा, 5 फैक्टोरियल का मान होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, ये गुना होता है, मतलब 5 चौक 20 और 20 दिया 60 और 60 दूनी 120, मतलब 5 फैक्टोरियल का मान कितना आ गया, 120। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे तो n फैक्टोरियल क्या है, n हो गया, ठीक है, गुना क्या होगा, n-1, वेरी गुड, n-1, फिर क्या होगा, n-2, फिर डेडेस यहाँ कर दिए और यहाँ लिख दिए 2 गुना 1, ऐसा कर देते हैं। मतलब ये n बार के लिए ना ये फॉर्मूला है। तो यहाँ क्या होगा, n फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, n गुना n-1, कम करते जा रहा है n-2, ऐसे कम करते जाएंगे तो ये क्या होगा, 3 गुना 2 गुना 1, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां भी देखिए क्या कर रहे हैं, यहां क्या कर रहे हैं, अंतिम से पहले
वाले किस्त की बात करें अंतिम से पहले, तो यहां लिखा है कि इसी प्रकार पी रुपए का अंतिम माह से पूर्व, यहां लिख लेते हैं, चलो डेड डेज यहां जा रहे हैं ना, डेड डेज यहां जा रहे हैं, और ये क्या है, अंतिम माह से पूर्व। यहां अब नंबरिंग तो करना दिक्कत होगा, तो इसको सीधा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, और यहां क्या लिख लेते हैं, ये क्या है, अंतिम। अंतिम, ये अंतिम माह से क्या है, अंतिम माह से पूर्व। तो अंतिम माह से पूर्व क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 माह हो जाएगा। तो अंतिम माह से पूर्व के किस्त का ब्याज, किस्त का ब्याज, समझे यहां, मतलब अंतिम क्या होगा, अरे देखो ना जी, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एक क्या है, अंतिम है, अंतिम है ना, तो अंतिम से पूर्व पहले वाला 2, तो यहाँ 2 लेंगे। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, पी रुपए है, दर क्या है, आर है, तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 12, और बटे में क्या होगा, 100 हो जाएगा। क्या इतना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये बताओ अब, चलो इसको तीसरा है, इसको चौथा पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है, इसको 5वां पॉइंट दे देते हैं। 5वां पॉइंट में क्या होगा, अंतिम माह, ये अंतिम से पूर्व है, सेकंड लास्ट बोल सकते हैं, है ना, और ये क्या है, अंतिम माह है, क्या है, अंतिम माह के किस्त का ब्याज लिख लेते हैं। चलो किस्त का ब्याज। अब ये बताओ इसमें क्या होगा, कितना होगा, P, देखो यहाँ P इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा, 1 बटे कितना होगा, 12 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो जितना एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आते यहां तक आते कि यहां तक आते, यहां तक आते ना। चलो अब यहां क्या करेंगे बताओ, वैसे तो देख लो एक बार क्या क्या कॉमन है, क्या क्या हमें जोड़ना है। मतलब यहां क्या करेंगे, प्रथम से अंतिम तक जो किस्त का ब्याज है उसे क्या करेंगे, यहां जोड़ेंगे। तो जोड़ने पे देखो शॉर्टकट करेंगे हम लोग, पी आर और 100 और 12 कॉमन निकल गया ना, सभी में देखिए, सभी में वही होगा। और क्या बचेगा अंदर में, एन बचेगा, n-1, यहाँ n-2, और यहाँ प्लस करेंगे, डेडेस करेंगे पहले, तो यहाँ क्या है, डेडेस है ना, एक तरीके से क्या है, यहाँ और भी आएंगे। यहाँ क्या आएगा बोलो, n-2 है तो यहाँ n-3 आएगा, n-4 आएगा, n-5 आएगा, तो डेडेस कहां तक जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ 2 और 1, जैसे कि मैंने एक n फैक्टोरियल का एग्जांपल दिया है ना, उसी प्रकार से यहाँ होगा। तो सभी को क्या कर रहे हैं, यहाँ जोड़ रहे हैं, तो कॉमन कौन कौन सा निकल जाएगा, देख लो, P निकल जाएगा जो क्या है, राशि है, R क्या है, दर है ना, 100 तो डिवाइड करते हैं, मैं बताया था, R परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, तो R ये दिखा रहा है 100 इसलिए लिखे। फिर क्या है, 12 क्या दिखाता है, महीने को दिखाते, 1 वर्ष में 12 माह है, और n क्या दिखा रहा है, ये माह को दिखा रहा है। तो सब में क्या है, अलग अलग है, n है, n-1 है, n-2 है, फिर डेडेस होगा, फिर क्या होगा 2, फिर 1 होगा। अब ये बताओ यहाँ कि यहाँ सभी को जोड़े तो क्या समीकरण दिखेगा, ध्यान से देखिए, मिटा दे रहा हूं इसको, दिखे ध्यान से, इसको क्या करेंगे, हम सभी को जोड़ेंगे। तो सभी को जोड़ने पे क्या होगा, देखिए क्या मिलेगा, इमेजिन कर पा रहे, क्या मिलेगा, बुक से देख सकते हैं देखने के लिए, लेकिन यहां समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बताओ। चलिए, तो यहां क्या होगा, सभी को जोड़ेंगे, तो यहां क्या होगा, कुल ब्याज होगा, तो यहां क्या करेंगे, कुल ब्याज। तो हमने पहले क्या किए हैं, पहले प्रथम किस्त का ब्याज निकाले, फिर द्वितीय किस्त, फिर तृतीय किस्त, इस तरीके से निकाले। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, कुल ब्याज निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, यहां से सीधा फार्मूला बनने वाला है कि कुल ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम किस्त का ब्याज कितना है, P इंटू
चलो लिख लेता हूं मैं यहाँ, P इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाई क्या है 12 बटे क्या है 100 है। चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, द्वितीय किस्त का ब्याज कितना है, बोलो, P इंटू आर इंटू एन माइनस क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 12, यहाँ डिवाइड 100। फिर क्या होगा प्लस तृतीय किस्त का ब्याज कितना है, P इंटू आर इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाय कितना हो गया 12, अब पूरे की डिवाइड में कितना हो गया 100 हो गया। फिर यहाँ हमने डेड डेज गए है ना, बीच का छोड़ दिया, डेड डेज कर दिया। उसके बाद क्या किया, अंतिम से पूर्व माह का किस्त कितना हुआ, P इंटू आर इंटू 2 बटे कितना हो गया 2/12, 2/12 बटे में कितना आ गया 100। और अंतिम वाला कितना हो जाएगा सुबह देखो, P इंटू आर इंटू 1 बटे कितना हो गया 12 डिवाइड बाय कितना हो गया 100। यहां तक समझ आया। देखिए ये सब करना नहीं है आपको, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करना है, लेकिन किस प्रकार से गणना किया जा रहा है, किस प्रकार से फॉर्मूला बनाया वो देख रहे हैं, है ना, वो देख रहे हैं। मैं चाहता तो सीधा फॉर्मूला बता देता, हो गया, ऐसा नहीं करना है, हमें फॉर्मूला कैसे बना ये देखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ क्या क्या कॉमन है, देखो सभी में रहना चाहिए, P कॉमन है, P है इंटू आर को देखो सभी में R है ना, बटे क्या है 100 सभी में है, गुना 1/12, यही 1/12 है ना, तो 1/12 यहाँ कर ली। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस डेड डेज क्या हो जाएगा यहाँ 2 प्लस 1 यहाँ आ जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P इंटू आर डिवाइड बाय 100 इंटू क्या हो जाएगा 1/12 इंटू, इसको उल्टा करके लिख दे रहा हूं, यहाँ लिख दे रहा हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेड डेज, लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या होगा n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 इंटू सॉरी प्लस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब इसकी समस्या आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, इसको सभी को जोड़ना है, तो Sn जानते हो, Sn बराबर क्या होता है n बाय 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस, वो वाला मत बताओ ना मुझे, अंतिम पद वाला l या an कर सकते हैं ना। तो ये Sn क्या हो गया, सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग, इनका योग करना है हमें, देखिए ध्यान से, इनका क्या करना है, योग करना है। n क्या है, पदों की संख्या, nवां पद पदों की संख्या, a क्या है रूपाली, प्रथम पद, an क्या है, अंतिम पद, है ना। तो यहाँ देखिए नोट करके लिख लेना, ये नोट करके इस प्रकार से आपको समझ आएगा। तो Sn बराबर कितना हो गया, n को तो n रख दिए क्योंकि यहाँ nवां पद है भाई, यहाँ n पद है इसलिए nवां पद लिख रहे हैं, बटे क्या हो गया 2। अब ये बताओ प्रथम पद क्या है, कितना है भरत, देखो प्रथम पद क्या है जी, यहाँ 1 है ना, यहाँ प्रथम पद क्या है 1 है, तो 1 कर दिए प्लस अंतिम पद क्या है, प्रथम पद 1 है तो अंतिम पद क्या हो जाएगा n हो जाएगा, तो यहाँ n कर दिए। ठीक है, अब इसको मैं लिखना चाहूं तो Sn अच्छे से लिखूं तो यहाँ लिख सकता हूं मैं इस तरीके से, n प्लस क्या हो जाएगा, इसको 1 प्लस n है तो इसको n प्लस 1 लिख दिए, बटे कितना हो गया 2 हो गया। अब ये किस प्रकार से आया, समझ आ गया, आया ना, इस प्रकार से बनाइए, नोट करके देख लीजिएगा, बुक में नहीं मिलेगा, बुक में नहीं है, ये नोट करके आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको पढ़ चुके, कुछ नया चीज नहीं है, इसको पढ़ा जा चुका है। चलिए फिर क्या हो जाएगा, P इंटू आर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा 1/12 इंटू, यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ क्या लिखेंगे, है ना, ब्रैकेट में कर लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो गया 2। तो इस तरीके से हमारा जो कुल ब्याज निकालना है, कुल ब्याज का
फॉर्मूला हमारा निकल गया, जिसमें क्या है P इंटू आर डिवाइड बाई 100 इंटू 1/12 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और यहाँ क्या क्या चीजें हैं, P क्या है, जो हम लोग मूलधन है, मूलधन नहीं बोल सकते, यहाँ P जो है प्रति माह जो जमा कर रहे हैं ना वो राशि है। R क्या है, बैंक द्वारा दिए जाने वाला दर है। ये 1/12 ये माह को दिखा रहा है ना, ये 12 माह को दिखा रहा है। फिर n क्या है, जितना माह आप जमा कर रहे हैं, ये माह की संख्या है ना, जिसके 6 माह कर रहे हैं तो 6 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, किसका बन गया, आवर्ती जमा खाते में ब्याज की जो गणना करनी है, तो उसके लिए आपको कुल ब्याज निकालना है, तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां तक समझ आया ना, देख लो ध्यान से भी, ये वाला समझ आया। नोट जो हमने बनाया, यहाँ क्या है, n पदों का योग हमने देखे हैं, इसमें Sn बराबर क्या है, n/2 a प्लस an है। a क्या है, यहाँ प्रथम पद है, an क्या है, अंतिम पद है, तो उसमें हमने निकाल के रखे हैं मान। और यहाँ हम इतने पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। देख लीजिए कैसे, अब लिखे तो नहीं है, लिख लोगे कि नहीं लिखोगे, कैसे लिख लोगे, बना लोगे ना, देख लेना भाई अब वीडियो थोड़ा है, लिख सकते हैं ना, समझ सकते हैं, समझ नहीं आया होगा तो एक बार और देख लेना। ठीक है, तो ये बताओ, पहला जो हमने एग्जांपल लिए थे, याद करो कितना रुपए जमा कर रहे थे, 100 रुपए जमा कर रहे थे, कितने माह के लिए, 6 माह के लिए, और ब्याज दर कितना था, 6%, और उसमें एक्स्ट्रा जो पैसा मिला वो कितना मिला, 10.5। तो इसको उसी को हम डायरेक्ट बना सकते हैं यहाँ, तो कुल ब्याज निकाल सकते हैं। तो कुल ब्याज निकालेंगे फिर 6 महीने के लिए 100 रुपए जमा करो, उससे जोड़ देंगे, तो देखते हैं फार्मूला काम करता है कि नहीं करता है ना। तो जो पहला हमने लिए थे उसी को देख रहे हैं भाई, है ना, पहला जो लिए थे उसी को देख रहे हैं। क्वेश्चन पहला एग्जांपल क्या किए थे, अब सीधा हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले का यूज करेंगे। चले एक बार बताओ तो फार्मूला क्या है, फिर से बताइए, फिर से बताओ फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, ये किसका है, कुल ब्याज का। आवर्ती जमा खाते में कुल ब्याज की गणना यहां हम कर रहे हैं, तो कुल ब्याज बराबर कितना होता है, P इंटू आर। तो यहां देखें कुल ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू आर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1 बाई क्या होगा, 12। ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है, किसके लिए फॉर्मूला है, आवर्ती जमा खाता के लिए। सावधि जमा खाता के लिए तो आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से हल करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना बता रहा हूँ, है ना। यहाँ से 5 नंबर आना तय कर लो, या 5 नंबर फिक्स कर लो, मैं बता रहा हूँ। ऐसी सभी सब्जेक्ट का देखो, सभी चैप्टर को देखो आप कि कितना कितना नंबर फिक्स हो रहा है। तो कुल ब्याज बराबर क्या हो गया, P इंटू आर डिवाइड बाय 100 1/12 n प्लस 1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2। ये हो गया। अब ये बताओ हमारा राशि कितना दिया था पहले वाले एग्जांपल में, 100, मतलब P की जगह क्या रखना है, 100 रखना है। समय क्या है, 6 माह है, और प्रतिशत कितना है, 6% है। इसलिए यहां दिया है, पहले एग्जाम्पल पहले को फिर से हल कर रहे हैं, किसके जरिए से, फॉर्मूले के जरिए से। ठीक है, यहां विद्या देखो ध्यान से, तो यहां क्या होगा, कुल ब्याज बराबर 100 हो जाएगा, P की जगह क्या हो जाएगा, 100, मतलब प्रति माह जमा करने वाली राशि क्या है, 100 रुपए। दर कितना है, 6% है, बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो गया बटे 100 गुना 1 बटे कितना हो जाएगा, 12। n का मान क्या है, n क्या है, समय है, 6 माह है, तो यहाँ 6 गुना 6 प्लस क्या हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक 100 कट गया।
6 कम 6 दूनी 12 कट गया। तो यहाँ क्या बचा 1/2 और अंदर में देखो 6 गुना 7 हो जाएगा। 6 गुना 7 ना, क्योंकि 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। तो 6 गुना 7 बटे कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब यहाँ देखो 2 1 कम 2 तिया 6, तो अंदर में क्या बचा 1/2 गुना ये अंदर में कितना बचा 7 तिया 7 गुना 3 21 बचा। अब यहाँ 21 को जब 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 10.5 रुपए। समझ आया? इतना हमने पहले वाले एग्जाम्पल को देखे थे, जितना हल किए। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला याद कर लो। आवर्ती जमा खाते का कोई भी क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। थोड़ा बहुत घुमाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए एग्जाम्पल देखो, इतना ही कर रहे हैं।